बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कौन सा टॉपिक रहेगा अब अपना? संधि। क्या टॉपिक है अपना? संधि। संधि टॉपिक पर अपन बात करते हैं। फटाफट आ जाइए। संधि। संधि के अभी जैसे कल हाई कोर्ट एलडीसी का पेपर हुआ था, उसमें भी लगभग संधि के भी 3-4 प्रश्न आए थे। तो संधि हर एग्जाम में आजकल संधि बहुत ज़्यादा पूछते हैं, अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ठीक है, संधि की बात करते हैं। अब इन दोनों में से बताओ, ये मैंने संधि 2 शब्द लिखे हैं, ये वाला संधि सही है या ये पहला वाला संधि सही है या दूसरा वाला संधि सही है? ये संधि शब्द मैंने 2 लिख रखे हैं, इनमें से सही शब्द कौन सा है? पहला ये वाला सही है या ये वाला सही है? फटाफट बताओ, देखिए संधि कौन सा वाला सही है, पहला वाला सही है या दूसरा वाला सही है? फटाफट कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे पता रहे कि आपको आपकी ज्ञान की भी थोड़ी बहुत जानकारी रहे, फिर मैं क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं। फटाफट बताओ, ये वाला सही है या ये वाला सही है? दोनों सही है। तनु, सारा, शाबाश। और कोई? दोनों, विष्णु, योगेंद्र। हाँ, दोनों ही सही है। क्यों है? जब अपन संधि में व्यंजन संधि पढ़ेंगे, जब इसका नियम आएगा यहाँ पे, मतलब कि म वर्ण के बाद कोई स्पर्श वर्ण आए तो उसके पंचम में बदल जाता है। ये नियम जब अपन व्यंजन संधि पढ़ेंगे जब आएगा। जब तक अपन संधि की सामान्य जानकारी देखते हैं। ठीक है, अगर अपन संधि शब्द की बात करें तो कोई मुझे बताएगा संधि किन 2 शब्दों के योग से बना है? कोई बताएगा संधि किन 2 शब्दों के योग से बना है? हाँ, हिंदी के आधार पर दोनों ही सही है। जब अपन व्यंजन संधि पढ़ेंगे इसका नियम आएगा, दोनों क्यों सही है ये भी पता चल जाएगा। अगर अपन संधि शब्द की बात करें तो ये सम धन दी के योग से बना है। किसके योग से बना है? सम धन दी के योग से बना है। किसके योग से बना है? सम धन दी के योग से बना है। सम धन दी के योग से बना है। अगर अपन आगे बात करें कि भाई संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अगर अपन बात करें संधि के शाब्दिक अर्थ की, क्या होता है संधि का शाब्दिक अर्थ? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हर शब्द का हिंदी में कोई ना कोई, प्रत्येक शब्द का अर्थ नहीं होता, परंतु अधिकतर शब्दों का हिंदी में कुछ ना कुछ अर्थ निकलता ही है। तो अब बताओ फटाफट, अगर किसी को पता हो तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नवीन गुजर, शाबाश, बताया था समदंदी के योग से उत्पत्ति हुई है। अगर मुझे इसका शाब्दिक अर्थ बताओ वही कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल अथवा, शाबाश तनु, सारा, आपका सबसे पहले जवाब आ रहा है सब में। इसका अर्थ होता है मेल या समझौता। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल या समझौता। या फिर अपन इसको समझने की दृष्टि से आपको जो समझ में आए, जुड़ना, जोड़ना, मिलाप, या फिर और ज़्यादा समझ में नहीं आए तो एग्रीमेंट कह सकते हैं, क्योंकि अपने को इंग्लिश ज़्यादा समझ में आती है बजाय हिंदी के, तो अपन एग्रीमेंट करके इसको समझ सकते हैं। समझौता एग्रीमेंट ही करते हैं, मेल या फिर समझौता। अब अपने को इसकी अर्थ तो पता चल गया कि भाई इसका अर्थ समझौता या मेल होता है, तो इसका विलोम क्या होगा? संधि शब्द का विलोम क्या होगा? अर्थ तो अपने को पता चल गया कि भाई संधि का अर्थ ये होता है, तो विलोम का अर्थ क्या होता है? विपरीत। तो इसका विपरीत शब्द क्या होगा? संधि का विलोम। किसी को पता हो तो फटाफट बताइए, संधि का विलोम क्या होगा? क्योंकि अपन ने ये देख लिया अर्थ तो इसका होता है मिलना, तो विलोम इसका अपोजिट ही होगा, अलग अलग करना। क्या होगा? अलग अलग करना, जिसको अपन अपने हिंदी में कहेंगे विग्रह, या फिर क्या कहेंगे? विच्छेद। विग्रह या तो संधि का विलोम। संधि का शाब्दिक अर्थ आपको नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, परंतु इसका विलोम जरूर विलोम शब्दों में पूछ सकते हैं कि भी संधि शब्द का विलोम अर्थ क्या होता है। तो इसका विलोम अर्थ क्या हो गया? विग्रह या विच्छेद। अब आगे बढ़ते हैं। संधि का अपन ने देख लिया समदंती के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ मेल या समझौता होता है, और विलोम शब्द इसका क्या हो जाएगा? विग्रह या विच्छेद। हाँ, रेखा कुमार, शाबाश, विग्रह। फिर आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं संधि की परिभाषा। क्या देखते हैं अपन? संधि की, बताओ देखिए संधि की परिभाषा क्या होती है?
संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा क्या होती है? अब अपन आगे बात करते हैं संधि की परिभाषा। अगर किसी को पता हो तो बताइए संधि की परिभाषा क्या होती है। मेल किसका प्रीति जाट? परिभाषा में मेल तो होगा, परंतु किसका? अगर मैं तो ऐसे कह दूं कि भाई मैंने मेल कर दिया इसका, क और ख वर्ण का मेल कर दिया, तो ये क्या संधि होगी क्या? इसको मैं संधि कह सकती हूँ क्या? नहीं कह सकती ना। तो मुझे सटीक परिभाषा बताओ कि इसकी सटीक परिभाषा क्या होगी। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को तनु सारा। शाबाश, क्या बात है। आज सबसे पहले आंसर आप ही के आ रहे हैं मेरे पास। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी दो वर्णों के मेल। मेल तो चलो मैंने ये कर दिया, परिभाषा आपकी भी पूर्ण नहीं हुई है तनु। जैसे मैंने चलो इसका मेल कर दिया, क्या इसका मेल होगा क्या? ध्यान देना इधर कि इसकी परिभाषा क्या होती है संधि की। दो वर्णों के मेल से क्या होगा? इसमें संधि में हमेशा दो वर्णों का मेल होगा। दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। अब विकार शब्द का अर्थ क्या होता है? इसको अपन कोष्टक में लिख सकते हैं परिवर्तन। क्या लिख सकते हैं? परिवर्तन। क्या हो? विकार उत्पन्न हो। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को अपन क्या कहेंगे? दो वर्णों के मेल से। शाबाश रामतार सिंह, आपका सही जवाब है बिल्कुल। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहेंगे? संधि। अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द अपना क्या आ रहा है? विकार, या फिर क्या आ रहा है? परिवर्तन। अतः संधि का अपने आशय क्या हो जाएगा? परिवर्तन। संधि का मतलब कुछ ना कुछ अपने को परिवर्तन मिलेगा। ठीक है, संधि की परिभाषा अपन ने देखी। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। सामान्य जानकारी देखी। संधि समदंधी के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल या समझौता। फिर अपन ने इसका विलोम शब्द देखा, जो क्या होता है? विग्रह या विच्छेद। फिर अपन ने परिभाषा देखी थी, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाती। अब दो वर्णों का मेल कैसे होगा और विकार कैसे होगा, ये अपन देखते हैं। जैसे दो वर्ण, पहले पद, जैसे दो वर्ण होंगे, दो शब्द होंगे, पहला शब्द और दूसरा शब्द दोनों ही सार्थक होंगे। जो पहला शब्द होगा उसका तो अपन अंतिम वर्ण लेंगे, और जो दूसरा शब्द होगा उसका प्रथम वर्ण लेंगे। कैसे लेंगे देखना। जैसे इधर तो हो जाएगा आपने प्रथम शब्द का, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, क्योंकि वर्णों में ही संधि होगी। अपन ने परिभाषा में देखा था दो वर्णों के बीच संधि। प्रथम शब्द का क्या हो जाएगा? अंतिम वर्ण, जिसका मेल किसके साथ होगा? द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ जाएगा। कौन सा वर्ण आ जाएगा? प्रथम वर्ण। यानी कि इधर पहला सार्थक शब्द होगा और उधर दूसरा सार्थक शब्द होगा। उसमें अपन जो पहला शब्द होगा उसका क्या लेंगे? अंतिम वर्ण। और इधर जो दूसरा शब्द होगा उसका कौन सा वर्ण लेंगे अपन? प्रथम वर्ण। कैसे लेंगे अपन इसको? एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे देखना, मैंने एक उदाहरण लिया है इधर, हिम प्लस आलय। अब आप ऐसे कहोगे मैडम हिम प्लस आलय का तो हिमालय बन जाएगा। आप ये कहोगे हिम प्लस आलय का इतना इजी वे में क्यों बता रहे हो? अब मुझे ये बताओ, ये जैसे प्रथम शब्द है, हिम का अर्थ होता है बर्फ, आलय माने क्या होता है? रहने का स्थान। दोनों सार्थक शब्द में निकल गए अपने पास। अब हिम में बताओ अंतिम वर्ण क्या है? ये आंसर बताओ मुझे, हिम का अंतिम वर्ण क्या होगा? ये जो अपना हिम शब्द है इसका अंतिम वर्ण क्या होगा? जब तक मैं दूसरे शब्द का अंतिम शब्द लिख देती हूँ। दूसरे वर्ण का प्रथम वर्ण तो मैंने ये लिख दिया आ। तो अब मुझे फटाफट बताओ प्रथम पद का अंतिम वर्ण कौन सा होगा? प्रथम पद का हिम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? मैंने ये नहीं पूछा कि इसमें संधि कौन सी होगी, क्या होगी। अपन एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे।
अपनी शिक्षण वीडियो में क्या कहते हैं, अपने को सरल से कठिन की ओर बढ़ना चाहिए। अपन बच्चों को भी यही पढ़ाएंगे, तो हर एक छोटी स्टेप अपने को सीखनी है, क्योंकि आगे जब अपने यण यदि जैसी संधि आएगी तो उसमें अपने को बहुत ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की, उस समय अपन विच्छेद नहीं कर सकते हैं। हाँ, मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि कुछ बच्चे डायरेक्ट इसमें पूरा मैं वर्ण बताएंगे और आप मेरी उम्मीदों पे पूरा खरा उतरे हैं। इसके लिए अपने को वर्ण विचार पढ़े थे ना अपन ने। कोई भी व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता है, वो हमेशा स्वरों की सहायता से ही प्रयोग होते हैं। तो मैं वर्ण में कौन सा वर्ण मिला हुआ है, मैं वर्ण अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। जैसे ये मैं वर्ण है, ठीक है, जब इसको मैं स्वर रहित करती हूँ तो ये तो हलंत हो जाएगा और इससे क्या बाहर निकल जाएगा, ए। ऐसे करके इसमें दो वर्ण सम्मिलित है, ठीक है। तो मैं का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, ए। इसमें से अपन ने ए बाहर निकाल लिया और इधर क्या निकाल लिया, आ बाहर निकाल लिया। तो इधर अपना शब्द कौन सा बच गया, हिम। मैं आधा बच गया क्योंकि अपन ने इसमें से क्या बाहर निकाल लिया था, ए बाहर निकाल लिया और इधर का क्या बाहर निकाल लिया, आ। और इधर लास्ट में अपने पास क्या शब्द बच गया, लय, ठीक है। इस प्रकार से ये दोनों वर्ण यानी कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण दोनों की मेल हो जाएगा और दोनों मिलकर एकीकरण कर लेंगे और शब्द क्या बन जाएगा अपने पास, आ। और ये आ इस में जुड़कर पूरा कर देगा। अपन ने निकाल दिया था तो कोई बात नहीं, इसको वापस दे देते हैं कि वाह तू खुश रहे और तू पूरा बन जा। और पूरा शब्द अपने पास क्या बन जाएगा, हिमालय। क्या शब्द बन जाएगा, हिमालय। अपनी परिभाषा सटीक रूप से पूर्ण हो रही है कि दो वर्णों की मेल से उत्पन्न विकार को अपन क्या कहेंगे, संधि। इसमें हो दीर्घ संधि रही है, एक एक करके अपन सारी संधि पढ़ेंगे जब अपना ये आ जाएगा नियम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, फटाफट बताओ देखे। यहाँ तक समझ में आया क्या, हाँ, ए प्लस ए मिलकर आ बनेगा। ये सब अपन जब आगे संधि पढ़ेंगे, दीर्घ संधि, यण संधि, एक एक करके हर संधि की विस्तार से चर्चा करेंगे जब आ जाएगा अपने पास। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया कि प्रथम पद और द्वितीय पद ऐसे कैसे मेल होगा, ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई, आ गया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अपन ने ये देखा कि भाई दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। मैं यूँ कहूँगी कि भाई दो वर्णों का मेल तो हो रहा है, दो वर्णों का मेल, परंतु क्या होगा, विकार उत्पन्न नहीं होगा। परंतु दो वर्णों का मेल तो होगा परंतु क्या नहीं उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न नहीं हो। तो क्या अपन उसे संधि कहेंगे क्या, जैसे दो वर्णों का तो मेल हो परंतु क्या नहीं हो, विकार उत्पन्न नहीं हो, तो उसे क्या अपन संधि कहेंगे क्या। अगर दो वर्णों का मेल हो और उससे विकार उत्पन्न नहीं हो तो उसे अपन संधि कह सकते हैं क्या, फटाफट बताइए, क्या अपन उसे संधि कह सकते हैं क्या। दो वर्णों का तो मेल हो परंतु विकार उत्पन्न नहीं हो, तनु सारा शाबाश, इसका मतलब नहीं होगा। जैसे मैं इसका एक उदाहरण देती हूँ आपको। जैसे मैंने शब्द लिखा देश प्लस प्रेम, तो इसका वापस शब्द क्या बनेगा मेरे पास, एज इट इज देश प्रेम। क्या बन जाएगा, देश प्रेम। जैसे मैंने एक और शब्द लिखा पान प्लस वाला, क्या शब्द लिखा, पान प्लस वाला। इसमें भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा और इस शब्द को क्या ऐसा का ऐसा लिख दिया जाएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं आया। दिख रहा है क्या, कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे कि यानी कि दो वर्णों का मेल हो और विकार उत्पन्न नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन को अपन कहेंगे संयोग। संधि ना कहकर क्या कहेंगे, संयोग। अपनी भाषा में कहे तो जोग जोग मिल गया,
ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे अपन? संयोग। दो वर्णों का तो मेल हो परंतु विकार उत्पन्न ना हो, उसे क्या कहेंगे अपन? संयोग। और विकार उत्पन्न हो जाए तो उसे क्या कह देंगे अपन? संधि। आगे बढ़ते हैं अपन। संधि की बेसिक जानकारी देख ली। अब अपन देखते हैं संधि के प्रकार। आप सभी को पता है संधि के प्रकार कितने होते हैं? फटाफट बताओ, देखिए संधि के प्रकार कितने होते हैं? संधि के प्रकार सभी को पता है, संधि के प्रकार कितने होते हैं? चार्ट के माध्यम से देखते हैं अपन, आपको वैसे ही पता चल जाएगा संधि के कितने प्रकार आ रहे हैं। कितने प्रकार होते हैं संधि के? तनुसारा 5 नहीं होते हैं। इस बार गलत जवाब दे दिया है थोड़ा। सुमित राणा शाबाश, 3। करम कंवर 3 शाबाश। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। तीनों ही प्रकार कौन कौन से होते हैं? फटाफट बताओ। देखिए पहला प्रकार कौन सा है? संधि का पहला प्रकार, 3 प्रकार की संधि होती है। पहला प्रकार, फटाफट कमेंट करके बताओ, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है। स्वर, व्यंजन, विसर्ग, शाबाश। संधि के प्रकार पहला प्रकार कौन सा हो जाएगा? स्वर संधि। दूसरा प्रकार कौन सा हो जाएगा अपने पास? व्यंजन संधि। संधि का दूसरा प्रकार कौन सा है? व्यंजन संधि। और तीसरा प्रकार कौन सा है अपने पास? विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। ठीक है, अब संधि के 3 ही प्रकार के होते हैं, अपन भी थोड़ी इस पर चर्चा कर लेते हैं। अपन ने वर्ण विचार का टॉपिक पढ़ा था, जब वर्णों को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था। पहला प्रकार कौन सा था? स्वर वर्ण, और दूसरा था अपने व्यंजन वर्ण। तो परिभाषा में अपन ने देखा था 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो स्वर संधि में तो अपने पास देखना क्या कंडीशन आएगी। स्वर संधि में तो क्या होगा? स्वरों का क्या होगा? आपस में स्वरों से ही मेल होगा और उससे क्या हो जाएगा? विकार उत्पन्न हो जाएगा। उस संधि को अपन क्या नाम देंगे? स्वर संधि। फिर बात आती है अपनी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होगा? वर्ण अपने पास 2 ही हैं, स्वर और व्यंजन। या तो स्वरों का मेल किसके साथ होगा? व्यंजन के साथ होगा, कंडीशन ये रहेगी। या फिर व्यंजनों का मेल किसके साथ रहेगा? स्वरों के साथ। या फिर एक कंडीशन जैसे स्वर स्वर है तो इधर इसी प्रकार अपने क्या आ जाएंगे? व्यंजन व्यंजन आ जाएंगे। व्यंजन का मेल किसके साथ होगा? वापस व्यंजन के साथ। ठीक है, अब विसर्ग संधि की बात आती है कि इधर एक स्वर एक व्यंजन आ रहा है, इधर व्यंजन व्यंजन आ रहा है। वर्ण तो अपने पास 2 ही है, स्वर और व्यंजन। विसर्ग संधि में भी विसर्ग के साथ, ये अपना विसर्ग की कंडीशन ये रहेगी। और इसके साथ किसका मेल होगा? एक तो स्वर का मेल होगा और एक विसर्ग का किसके साथ मेल होगा? व्यंजन का मेल होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि भी चलो इसको तो स्वर संधि, जब आपस में स्वरों का मेल हो रहा है इस आधार पर इसको स्वर संधि नाम दे दिया। इसका जब व्यंजन का मेल हो रहा है आपस में कहीं ना कहीं, इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया अपन ने? व्यंजन संधि नाम दे दिया। अब इसको नाम अपन ने विसर्ग संधि ही क्यों दिया? आइए इसका कारण जानते हैं। जैसे अपन ने वर्ण विचार पढ़ा था, जब अपन ने एक एक को डिस्कस किया था, जिसमें अपना एक वर्ण तो था ये अम और एक वर्ण था अह। इन दोनों को अयोगवाह के अंदर पढ़ा था अपन ने। ठीक है, इसमें क्या लग रहा है? अनुस्वार, और इसमें क्या लग रहा है? विसर्ग। ठीक है, अब जैसे मैंने एक शब्द लिखा, ये लिखा, क्या लिखा? अग्निम। ठीक है, ये अनुस्वार को अपन लास्ट में क्या बोलेंगे? मैं। ठीक है, तो ये तो उड़ गया भाई साहब, इसके अंदर तो कोई संधि नहीं होने वाली है। और ये अपना क्या बच गया? ये बच गया। इसको अपन किसके अंदर लेते हैं? विसर्ग के अंदर। तो तीसरा प्रकार अपना कौन सा हो जाएगा? विसर्ग संधि। यहाँ तक समझ में आया? संधि के 3 ही प्रकार की होते हैं, क्योंकि परिभाषा में अपन ने क्या देखा था? 2 वर्णों का मेल देखा था। ठीक है, और स्वर संधि में क्या होगा? स्वरों का आपस में मेल होगा, उससे क्या होएगा? परिवर्तन होएगा, कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न होएगा। व्यंजन में भी सेम इसी प्रकार से यही कंडीशन होगी। और विसर्ग में भी क्या? विसर्ग के साथ किसका मेल होगा? स्वरों और व्यंजन का। फिर अपन बात करते हैं स्वर संधि की। किसकी बात करते हैं?
स्वर संधि की। सबसे पहले स्वर संधि ही पढ़ेंगे। स्वर संधि को भी अपन ने कितने भागों में बांट रखा है, फटाफट बताओ। देखिए स्वर संधि को कितने भागों में बांट रखा है। फटाफट बताओ, स्वर संधि को अपन ने कितने भागों में बांट रखा है। स्वर संधि, जैसे अपन ने संधि को 3 भागों में बांट रखा है, उसी प्रकार स्वर संधि को भी अलग अलग भागों में बांट रखा है। ललित कुमार का सबसे पहले आंसर आया है 5 प्रकार। देखना 5 ही प्रकार कौन कौन से हैं। पहला तो अपने पास है दीर्घ स्वर संधि। कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। और दूसरी अपने पास है गुण स्वर संधि। और तीसरी हो जाएगी अपने पास वृद्धि स्वर संधि। ये सारे स्वर संधि के प्रकार हैं, इसीलिए ये स्वर संधि है। और तीसरी अपने पास हो जाएगी यण स्वर संधि। और 5वां प्रकार हो जाएगा अपने पास अयादी स्वर संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? अयादी स्वर संधि। अब देखना संधि के अपन ने ये प्रकार तो देख लिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है उस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे अपने संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो जैसे अपने संधि के 100% प्रश्न हैं, ठीक है, तो ये जो 70% का एरिया है, 70% अपने स्वर संधि से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी का जो बचा 30% किससे प्रश्न पूछे जाते हैं? व्यंजन और विसर्ग संधि से पूछे जाते हैं। जैसे कल अपना पेपर था, हाई कोर्ट एलडीसी का पेपर था, कल था ना हाई कोर्ट एलडीसी का पेपर। उसमें संधि के 3 प्रश्न आए, जिसमें से 4 ऑप्शन दे दिए, निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण है। उसमें 1 अयादी का था और 3 उदाहरण अपने पास व्यंजन संधि के थे। तो प्रश्न लगभग उसमें फिर अयादी संधि का उदाहरण दे दिया था, तो ये स्वर संधि का ही प्रकार है। फिर एक प्रश्न आया था, जैसे 4 शब्द दे दिए, निम्न में से यण संधि नहीं है, और एक यण संधि का वो विच्छेद दे दिया और उसका अपने को शब्द बनाना था। यानी कि 3 प्रश्न आए, तीनों ही किससे आए? स्वर संधि से। यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट अपनी संधि कौन सी हो जाएगी? स्वर संधि। हालांकि अपन पढ़ेंगे ये भी, कभी कभी इससे भी प्रश्न आ जाते हैं, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपनी कौन सी हो जाएगी? यण और अयादी। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। जब पढ़ते वक्त आपको सबसे अच्छे से संधि कौन सी पढ़नी है? स्वर संधि, और स्वर संधि में भी अयादी और यण। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ तक समझ में आया? फटाफट बताओ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? संधि के कितने प्रकार देखे अपन ने? 3 प्रकार देखे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि में क्या होएगा? जब स्वरों का आपस में मेल होएगा और उससे विकार उत्पन्न होगा। उसी प्रकार व्यंजन संधि में स्वरों का व्यंजन से, या व्यंजन का स्वर से, या व्यंजन का व्यंजन से आपस में मेल होएगा, उससे क्या होएगा? विकार उत्पन्न होएगा। फिर अपन ने बात करी थी विसर्ग, इसका विसर्गी नाम क्यों दिया ये भी पता चल गया। फिर अपन ने स्वर संधि के 5 प्रकार देखे थे, जिसमें पहला प्रकार कौन सा था अपना? पहला प्रकार था दीर्घ स्वर संधि, फिर था गुण स्वर संधि, फिर तीसरा था वृद्धि स्वर संधि, फिर चौथा है यण संधि, फिर 5वां है अयादी स्वर संधि। फिर एक एक करके अपन विस्तार से इनके बारे में देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आइए, आगे बढ़े। अब सबसे पहले अपन देखते हैं स्वर संधि। कौन सी संधि देखते हैं? पहली संधि है अपनी स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि। अगर मैं स्वर संधि की बात करूं तो आपको जो समझ में आया था, मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो क्या होगी स्वर संधि की परिभाषा देखें तो, अगर स्वर संधि की परिभाषा के बारे में बात करें तो परिभाषा ये होएगी, जब स्वरों का आपस में मेल हो। इस पे व्यंजन का कोई काम नहीं है, क्योंकि स्वर नाम ही स्वर संधि इसका इसीलिए दिया है। जब स्वर और स्वर का आपस में मेल होएगा तो उससे क्या होएगा? विकार उत्पन्न होएगा। क्या होएगा? विकार। जो भी विकार आएगा उससे अपन कौन सी संधि कहेंगे? स्वर संधि। फिर स्वर संधि के अपन ने कितने प्रकार देखे थे? 5 प्रकार देखे थे, जिसमें पहला प्रकार कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि का पहला प्रकार है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ
स्वर संधि। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि में देखना क्या होता है, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है दीर्घ। दीर्घ शब्द में अपन ने वर्ण विचार का टॉपिक पढ़ा था, जब अपन ने शब्दों को मात्रा काल या उच्चारण काल के आधार पर बांटा था, जब ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वरों को अलग अलग भागों में बांटा था, उसमें अपने दीर्घ में कौन कौन से स्वर आ रहे थे? आ, ई, उ और बाकी के वो भी अलग वर्ण भी आ रहे थे, परंतु अपने को यहाँ पर इन 3 वर्णों का ही काम है, यानी कि अपने को परिणाम में दीर्घ रूप प्राप्त होगा। अब देखना अपने पास दीर्घ स्वर संधि में क्या कंडीशन होती है। दीर्घ स्वर संधि में होता यूं है कि भाई जब सजातीय वर्णों का मेल क्या हो, सजातीय या समान। जब अपन ने वर्ण विचार पढ़ा था, जब डिस्कस भी किया था कि सजातीय वर्ण कौन कौन से हैं, विजातीय वर्ण कौन कौन से हैं, सजातीय या समान वर्ण, सजातीय या समान वर्ण। फटाफट बता दे कि सजातीय वर्ण कौन कौन से हैं, सजातीय या समान वर्णों का मेल। फटाफट बता दे कि सजातीय वर्ण कौन कौन से हैं। जब अपन ने वर्ण विचार का टॉपिक पढ़ा था, जब डिस्कस भी किया था, सजातीय वर्ण कौन से हैं और विजातीय वर्ण कौन से हैं। फटाफट बताओ सजातीय वर्ण कौन से देंगे, सजातीय वर्ण कौन कौन से देखे थे अपन ने? शाबाश। ए, आ और पवन आ ही देखा क्या? आ ही देखा। और कौन से सजातीय वर्ण देखे थे? फटाफट बता दे कि सजातीय वर्ण कौन कौन से देखे थे। सजातीय वर्ण अपन ने देखे थे आ, ई और उ। ये सजातीय वर्ण देखे थे। इनको सजातीय वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बने। जैसे ये आ शब्द है, कौन सा? ये आ शब्द है, किससे मिलकर बना है? ए और ए। यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, समान समान वर्ण आ रहे हैं, समान बनावट के वर्ण हैं, इसीलिए अपन इनको क्या कहेंगे? सजातीय वर्ण कहेंगे। इसी प्रकार ये ई वाला जो वर्ण है, ये किससे बना? ई और ई। ठीक है, इससे क्या बन जाएगा? ये ई वर्ण। अगर अपन बात करें उ, तो ये किससे बन जाएगा? उ और उ से, यानी कि समान समान वर्णों से दीर्घ रूप बन रहे, इसीलिए ये किसके अंदर आ जाएंगे? अपने सजातीय वर्णों के अंतर्गत। यानी कि जिस संधि का परिणाम अपने को आ, ई, उ दीर्घ रूप मिले इनका, तो इसको कौन सी संधि कहेंगे? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, यानी कि ये वर्ण जब आपस में मिलेंगे तो इनसे क्या होएगा? कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न होएगा। अब देखना इसकी कंडीशन क्या होती है। जैसे वर्ण है अपने पास, यही होंगे आ, ई, उ। सजातीय वर्णों में अपन देखते हैं ए, आ, फिर देखते हैं ई, ई। समान समान वर्ण है, ये जब आपस में मिलेंगे तो दीर्घ रूप बना लेंगे, इसीलिए इनको क्या कहेंगे अपन? दीर्घ स्वर संधि। यानी कि अब देखना कंडीशन क्या होती है। ये ए या आ के साथ मिलेगा, या फिर आ ए के साथ मिलेगा, या खुद के साथ मिलेंगे। ये भी क्या होएगा? इन दोनों से क्या मिलेंगे? आपस में मेल करेंगे, क्योंकि संधि में क्या होगा? स्वरों का ही आपस में मेल होएगा। और इसमें दीर्घ कह रहे हैं, अपन ने पहले ही देखा, सजातीय वर्णों का मेल होगा, समान वर्णों का मेल होएगा। तो विकार के रूप में अपने को क्या मिलेगा? तो विकार के रूप में अपने को यहाँ मिलेगा आ, क्योंकि अपन दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं, दीर्घ रूप मिलेगा, यहाँ दीर्घ ई मिलेगा, और यहाँ पर परिणाम के रूप में क्या आएगा? दीर्घ उ आएगा। अतः अपनी दीर्घ संधि की परिभाषा क्या हो जाएगी? जब सजातीय या समान वर्ण आपस में मेल हो तथा उनमें विकार उत्पन्न हो, तो विकार के रूप में क्या? ये सारे दीर्घ स्वर हो जाएंगे, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। यहाँ तक समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं अपन। यानी कि सजातीय वर्णों का मेल होगा आपस में, तो क्या? दीर्घ रूप बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, अब इनको उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहली कंडीशन देखते हैं अपन, यहाँ क्या होगा? प्रथम शब्द के अंत में क्या होगा? ए, या फिर क्या होगा? आ। इसके बाद द्वितीय पद के प्रथम में क्या हो? ए, और यहाँ पर क्या हो? आ।
ठीक है, ये कंडीशन होएगी तो परिणाम के रूप में अपने को क्या मिलेगा, आ। क्या मिलेगा परिणाम के रूप में अपने को, आ मिलेगा। परिणाम के रूप में अपने को आ, दीर्घ रूप आई होगा। अब इसकी कंडीशन क्या बनती है समझना। इसका मेल अपन 4 प्रकार से करेंगे। या तो अपने पास ए का स्वयं ए के साथ मेल होगा, या फिर ए का मेल किसके साथ होगा, आ के साथ होगा, या फिर आ का मेल किसके साथ होगा, ए के साथ होगा, या फिर क्या होगा अपना आ का स्वयं आ के साथ मेल होगा। ये चारों कंडीशन अप्लाई होगी अपने पास, पर परिणाम के रूप में अपने को क्या बनेगा, आ बनेगा। ठीक है, परिणाम के रूप में क्या बनेगा, आ बनेगा। कैसे बनेगा वो अपन एक एक उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। यहाँ तक तो समझ में आया। जैसे देखना, मैंने एक शब्द लिखा है, यहाँ लिखा है मैंने धन प्लस अर्थी। क्या लिखा मैंने, धन प्लस अर्थी। ठीक है, अब ये जो धन शब्द है, प्रथम शब्द है, इसका अंतिम वर्ण क्या होगा धन में, फटाफट बताओ देंगे। जब तक मैं ये दूसरा लिख देती हूँ, इसका मैंने ले लिया अ। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण तो मेरे को दिख रहा है साफ, मैंने ले लिया, पहले भी डिस्कस किया। देख फटाफट बताओ, अब किसी का गलत नहीं आना चाहिए आंसर। पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, पहले ही बता चुकी हूँ इसके बारे में। क्या होएगा, धन शब्द का प्रथम शब्द है, इसका अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ अंतिम वर्ण क्या होगा। चलिए, आंसर नहीं आया अभी तक, मैं बता देती हूँ। जब इस न को अपन स्वर रहित करेंगे तो इससे क्या बाहर निकल जाएगा, ए बाहर निकल जाएगा, और पीछे क्या बच जाएगा, न हलंत से बच जाएगा। अब देखना कंडीशन क्या आ रही है, यहाँ ए आ रही है, यहाँ ए आ रही है, ये ए है, ये ए है, अपनी कंडीशन पूरी हो रही है। शब्द अपने को क्या बनाना है, इसका आ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। जैसे इन दोनों को मिला दिया, इधर शब्द क्या बन जाएगा, आ। अपन ने इसमें से न में से पहले ही ए बाहर निकाल दिया था, तो ये वैसे ही आधा बच गया है अपने पास, और ये इधर ये बच गया है। ठीक है, ये आ इस न में मिलकर इसको पूरा कर देगा, और पूरा शब्द क्या बन जाएगा, धनार्थी। क्या शब्द बन जाएगा, धनार्थी। समझ में आया यहाँ तक। हाँ, ए प्लस ए मिलकर क्या बन जाएगा, आ। अपनी ये कंडीशन पूरी हो रही है ना, ए प्लस ए मिलकर क्या बन रहा है, आ बन रहा है। अब देखना फटाफट, जैसे मैं शब्द देती हूँ तुम जवाब देना कि मैडम इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। जैसे मैंने शब्द लिखा देह प्लस अंत, इसमें कौन से शब्दों का मेल होगा, ए का होगा, ए आ का होगा, आ ए का होगा, या फिर आ का होगा। इसमें किन दो शब्दों का मेल, किन दो वर्णों का मेल हो रहा है, फटाफट जवाब दो। देखिए, देह प्लस अंत शब्द में किन दो वर्णों का मेल हो रहा है। जैसे यहाँ पर ए और ए का मेल हुआ था, उसी प्रकार देह प्लस अंत शब्द में किसका मेल हो रहा है, देह प्लस अंत शब्द में किन दो वर्णों का मेल हो रहा है। क्योंकि संधि की परिभाषा में दो वर्णों का मेल देखा, स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तो यहाँ मेल किसका होगा, स्वरों का मेल होगा। ठीक है, हाँ शब्द तो देहांत बनेगा, पर जैसे यहाँ ए और ए मिलकर आ बना है, उसी प्रकार किन दो शब्दों से मिलकर ये शब्द बनेगा। किन से बनेगा, आ तो विकार रूप आएगा। इसमें दो वर्ण कौन कौन से आएंगे, विकार रूप आ आएगा। दो वर्ण कौन कौन से, दो वर्ण चाहिए मेरे को। हाँ ललित कुमार, शाबाश। ए प्लस ए मिलकर क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, यानी कि ए और ए का मेल हो रहा है इसमें। ठीक है, तो पूरा शब्द क्या बन जाएगा अपने पास, देहांत। क्या शब्द बन जाएगा, देहांत। जैसे मैंने शब्द लिखा रत्न प्लस आकर, क्या है, रत्न प्लस आकर। देखिए इस शब्द का बताओ, इसमें किन दो वर्णों का मेल हो रहा है, दो वर्ण बताओ मेरे को। ये तो मेरे को पता है कि विकार रूप में आ ही बनाओगे। रत्नाकर में कौन से दो वर्णों का मेल हो रहा है, कौन स्वर दो कौन कौन से हैं, इसमें से कौन सी कंडीशन आ रही है उसमें।
ए नहीं, न में क्या मिला हुआ है, ए, और यहाँ पर कौन सा वर्ण आ रहा है ये देखो ना। हाँ रेखा बेरवा, नमस्ते नमस्ते। टॉपिक बहुत आगे बढ़ गया है, पढ़ने पर ध्यान दो। तो इसमें ए और इसमें आ मिलकर पूरा शब्द क्या बन जाएगा अपने पास, रत्नाकर। क्या शब्द बन जाएगा, रत्नाकर। क्या शब्द बन जाएगा, ए प्लस आ। हाँ शाबाश पवन कुमार, ए प्लस आ बन जाएगा। जैसे मैंने शब्द लिखा मुर प्लस अरी, क्या शब्द बन जाएगा, मुरारी। यानी कि ए और ए का मेल आ जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा, मुरारी। जैसे मैंने लिखा निशा प्लस अंत, इसमें किन दो वर्णों का मेल हो रहा है, देख फटाफट बता दो। निशा प्लस अंत में किन दो वर्णों का मेल हो रहा है, निशा प्लस अंत शब्द में किन दो वर्णों का मेल हो रहा है, निशा प्लस अंत शब्द में किन दो वर्णों का मेल हो रहा है, आ प्लस और आगे कौन लिखेगा, ओनली आ का ही मेल हो रहा है क्या, आ और ए, और पूरा शब्द अपने पास क्या बन जाएगा, निशांत। यहां तक की कंडीशन समझ में आई ना, यहां तक की कंडीशन समझ में आई क्या आप लोगों को, दीर्घ संधि की ये कंडीशन समझ में आ गई। यानी कि दीर्घ संधि में परिणाम के रूप में अपने को क्या बनाना है, आ। जब ई का देखेंगे तो सेम ये कंडीशन आएगी। अपन इसकी और भी उदाहरण देख लेते हैं, जैसे देखना, और उदाहरण देख लेते हैं अपन इसके। सत्य प्लस अर्थी, सत्य प्लस अर्थी का क्या बन जाएगा, फटाफट बताओ देखिए। सत्य प्लस अर्थी क्या शब्द बन जाएगा इसका, सत्य प्लस अर्थी का क्या शब्द बन जाएगा, सत्य प्लस अर्थी का क्या शब्द बन जाएगा, सत्य प्लस अर्थी का बताओ फटाफट, जब तक मैं आगे और शब्द लिख देती हूँ उनके भी आपको बताने हैं कि क्या शब्द बनेंगे। सत्य प्लस अर्थी का क्या बनेगा, सबसे पहले आंसर आया रामदार सिंह, शाबाश। सत्यार्थी क्या शब्द बनेगा, सत्यार्थी। जब तक परम प्लस आनंद का बताओ, इसका क्या बन जाएगा, सत्यार्थी। ठीक है, परम प्लस आनंद का क्या बन जाएगा, परम प्लस आनंद का, हाँ ए प्लस ए का मेल हो रहा है, शाबाश। परम प्लस आनंद शब्द का क्या बनेगा, जैसे जब तक मैं और शब्द लिखती हूँ, शरण प्लस आगत का बताओ, एक इसका फटाफट आंसर आता है, शरण प्लस आगत, छात्र प्लस आवास। अपने को नियम समझना जरूरी है, शब्द तो फटाफट समझ में आ जाएंगे क्या बनेगा जब अपन ने पहले शब्द समझे थे। जैसे गीत प्लस अंजलि, इनके क्या शब्द बनेंगे, फटाफट जवाब दो। गीत प्लस अंजलि का क्या बनेगा, इनके फटाफट बताओ। परमानंद का, परमानंद, शरणागत, शाबाश, अच्छा आंसर आ रहे सभी के। परमानंद का बन जाएगा, परम प्लस आनंद का बन जाएगा परमानंद। यानी कि इसमें किन दो शब्दों का मेल हो रहा है, ए और आ का। शरणागत में भी यही कंडीशन हो रही है, तो इसका क्या बन जाएगा, शरणागत। और इसका बन जाएगा छात्रावास, छात्रावास। और इसका बन जाएगा गीतांजलि, क्या बन जाएगा, गीतांजलि। क्या बन जाएगा, गीतांजलि। अब इस चीज में एक ध्यान रखना, कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे मैडम इसका छात्रा नहीं बन सकता क्या, बिल्कुल बन सकता है, छात्रा भी सही होगा और छात्र भी सही होएगा। लेकिन जब क्लास में लड़के और लड़कियां साथ में बैठी हो तो अपन छात्रों या फिर सभी छात्र बाहर आ जाइए तो उसमें छात्राएं भी बाहर आएगी होगी। तो जब अपन कंबाइंड होते हैं तब पुल्लिंग का वचन करते हैं, क्योंकि भारत पुरुष प्रधान देश है
तो पुरुषों को प्रधानता दी जाती है, इसलिए अपन ने यहाँ क्या लिखा, छात्र लिखा। अब टूटे हुए शब्दों का तो आपको बनाना आ गया कि भाई क्या शब्द बन रहा है। अब जैसे शब्द देती हूँ उसको आपको तोड़ना है, ठीक है। जैसे शब्द है अपने पास पराधीन, तो ये कैसे टूटेगा, फटाफट तोड़ के बताओ इसको। विच्छेद क्या होगा इसका, विग्रह क्या होगा इसका, पराधीन का विग्रह क्या होगा, पराधीन शब्द का विग्रह क्या होगा। क्लास किसी की चल रही है, हिंदी की चल रही है, तो हिंदी पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश कहाँ से पढ़ा दूंगी। पराधीन शब्द का विच्छेद क्या होगा, पराधीन, और इसका भी विच्छेद करके बताओ मेरे को। धर्मात्मा, इन शब्द की विच्छेद करके बताओ। शब्द तो बनाना आ गया है। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी शब्द का क्या विच्छेद होगा, पर प्लस अधीन, शाबाश। क्या, मुख्तलिफ, बड़ा अच्छा नाम है तुम्हारा, पर प्लस अधीन, शाबाश। और बताओ फटाफट, इस शब्द का भी बताओ, या आगे और भी शब्द लिख रखे हैं, इनके विच्छेद भी बताओ। देखिए फटाफट क्या विच्छेद होंगे इनके। नित्यानंद शब्द, धर्म प्लस आत्मा, शाबाश। और बताओ फटाफट, नित्य प्लस आनंद, धर्म प्लस आत्मा, शाबाश। यानी कि इसका क्या बन जाएगा, पर प्लस अधीन। इसमें क्या होगा, ए प्लस ए का मेल होएगा, और विकार रूप में क्या बन रहा है अपना, आ बन रहा है। और इसका क्या हो जाएगा, धर्म प्लस क्या हो जाएगा, आत्मा। यानी कि ए और आ का मेल हो रहा है। में क्या मिला हुआ है, इधर ए मिला हुआ है, जब इसको अलग करेंगे। और इसका हो जाएगा अंत्य प्लस अक्षरी। क्या शब्द बन जाएगा पूरा, अंत्याक्षरी। फिर नित्यानंद का क्या हो जाएगा, नित्य, नित्य माने होता है हमेशा। और फिर इधर हो जाएगा आनंद, शब्द क्या बन जाएगा, नित्यानंद। और इधर क्या है, राम अवतार है, तो इसका क्या बन जाएगा, राम प्लस अवतार। ठीक है, दीर्घ संधि समझ में आई यहाँ तक, समझ में आ गई दीर्घ संधि। दीर्घ संधि समझ में आई क्या, फटाफट जवाब दो। दीर्घ संधि, एक बार फटाफट आज का पढ़ा हुआ देख लेते हैं। संधि की शुरुआत करी थी अपन ने, दो शब्दों के योग से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ के बारे में देखा था, मेल या समझौता होता है। फिर अपन ने इसका विलोम देखा था, विलोम ये होता है। फिर परिभाषा देखी थी अपन ने, ठीक है। फिर संधि का अपन ने देखा था, संधि हमेशा दो पदों का अंतिम वर्ण, यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। फिर अपन ने पूरी कंडीशन अप्लाई करके देखी कि भाई कैसे होएगा, ठीक है। फिर अपन ने देखा था कि अगर जहां वर्णों का मेल हो और विकार उत्पन्न ना हो, उसे संधि ना कहकर क्या नाम देंगे अपन, संयोग। फिर अपन ने संधि के प्रकारों के बारे में चर्चा करी थी। संधि के 3 प्रकार होते हैं। फिर तीनों ही प्रकार में पहले स्वर संधि देखी थी, फिर स्वर संधि के प्रकार देखे थे। इनमें से फिर अपन एक के बारे में चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले अपन ने स्वर संधि की कौन सी संधि देखी थी, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, सजातीय वर्णों का आपस में मेल होता है और उससे क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है। कैसे होता है ये भी अपन ने उदाहरणों के माध्यम से देखा था, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।